जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विगत कई सप्ताह से हमारे राजानंद संस्थान के कटनी आनंद क्लब की ओर से एक नई श्रृंखला शुरू की गई है आनंद टाक के माध्यम से, जिसके माध्यम से हम विभिन्न क्षेत्र के लोगों को बुलाकर उनकी आनंद की अवधारणा को जानते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है, हमारे बीच में आज राकेश शर्मा जी, जिसे हम प्यार से बंटी भैया कहते हैं, वो उपस्थित हुए हैं। तो एक बार मंच पर हम उनका स्वागत करते हैं। आदरणीय सर, हम आपका स्वागत करते हैं मंच पर, क्योंकि आज आप पहली बार यहाँ आए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस स्थान पे आप बैठे हैं ये आनंदम स्थल है, और ये मध्य प्रदेश शासन का एक नया विभाग सन 2016 में आनंद विभाग, उसी के अंतर्गत कई जो सोशल काम करते हैं छोटे छोटे लोग, तो उन्होंने एक आनंद क्लब बनाया हुआ। तो ये काम जो आनंद टाक का है, कटनी आनंद क्लब का है। तो उसके माध्यम से हमने आज आपको आमंत्रित किया, और आज आपसे हम आपके विषय में और आनंद के विषय में जानना चाहेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि हम आपकी जीवन यात्रा के बारे में आज जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुआ, और आज किस स्थान में है, तब से लेके अब तक थोड़ी सी जानकारी। ठीक। सर्वप्रथम मैं आनंद क्लब को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आज उन्होंने आमंत्रित किया और मुझे इस सम्मान के योग्य समझा, और इस तरह कटनी शहर में एक नई, मतलब कहना चाहिए कि नई चैनल या श्रृंखला की शुरुआत की। और अच्छी बात है कि कटनी शहर के लोगों को धीरे धीरे इस जितने भी कटनी के लोग हैं वो आएंगे इस चैनल पे, और लोग जानेंगे, अपने बारे में बताएंगे। इससे ये होगा कि दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा, और हमें कुछ न कुछ जो है कुछ नया सीखने कटनी शहर वालों को मिलेगा। तो सर्वप्रथम वैसे मेरा बेसिक नेटिव प्लेस बनारस था, जहाँ मेरे पापा थे। बनारस के पास एक गांव था सयामा, वहाँ से थे। लेकिन मेरे पापा की फिर वहाँ से काफ़ी मेहनत करके उन्होंने रेलवे में जॉब पाली, और वो चले गए, बॉम्बे गए। बॉम्बे से फिर वो 1963 में कटनी आए। तो मेरा बर्थ प्लेस तो कटनी ही है, और मैं कटनी में ही पैदा हुआ। कटनी में ही मैंने सबसे पहले सरस्वती स्कूल से एजुकेशन ली, और उसके बाद मैं गवर्नमेंट तिलक कॉलेज में मैंने पढ़ाई करी, बीएससी किया मेरा। बीएससी करने के बाद मेरा शुरू से जो इंटरेस्ट था वो कंप्यूटर फील्ड में था। इसके बाद फिर मैंने कंप्यूटर फील्ड में अपना डीसीए पीजीडीसीए किया। शुरुआती दिनों में मैंने कंप्यूटर टीचर की नौकरी ज्वाइन करी। सरस्वती स्कूल में मैं 2 साल कंप्यूटर टीचर रहा। इसके बाद मैं डायमंड स्कूल में भी 1 साल कंप्यूटर टीचर की नौकरी करी, और उसके बाद फिर मैंने अपना खुद का 1999 में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट 2 कंप्यूटर के साथ मैंने चालू किया। शुरुआत के जो समय था वो बहुत संघर्षमय था मेरा, क्योंकि मेरे पिताजी रेलवे में थे, और रेलवे में भी थे तो अच्छी पोस्ट में, लेकिन उस वक्त इतनी सैलरी नहीं मिलती थी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती थी कि जो नौकरी वाला होता है उसको बिजनेस में बहुत दिक्कत जाती है। हमारे पापा के मन में हमेशा ये डर था कि अरे यार, हम इतनी 2 लाख 5 लाख, मेरे पापा जब रिटायर हुए तो उन्हें 5 लाख रुपए मिला हुआ था। हमारी 2 सिस्टर थी और मैं एक था। तो मेरे पापा का बजट था 2 लाख एक सिस्टर की शादी करना, 2 लाख दूसरे की करना, और 1 लाख में मेरी शादी करना। तो मैंने अपने पिताजी से बोला, उन्होंने बोला भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो मैंने बोला कि आप ऐसा करो, जो 1 लाख रुपए शादी का रखे हो उसमें से 50,000 मुझे दे दो, अपन शादी 50,000 में कर लेंगे। ये नहीं होगा तो मंदिर वगैरह से कहीं से कर लेंगे अपन, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये इसके लिए मुझे दे दो। मेरे पापा एग्री नहीं थे, क्योंकि मैं इकलौता लड़का था। तो वो चाहते भाई, हर पिताजी की इच्छा होती कि थोड़ा धूमधाम से शादी की जाए। लेकिन बाद में वो मान गए और मुझे 50,000 रुपये दिए। उस फिर 50,000 रुपये से फिर मैंने काफ़ी मेहनत करी। शुरू में मैं 8 बजे से जाता था पढ़ाने, और रात के करीब करीब 10 बजे तक पढ़ाता था। 2 ही कंप्यूटर थे, तो एक एक 2 लोग आते थे। 1 साल मैंने मदई मंदिर के पास पढ़ाया था। उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे नई बस्ती के पास एक इंस्टीट्यूट मिल गया, जिसमें 4 कमरे थे। और उस 4 कमरे में मुझे लगा कि यार ये ठीक है, थोड़ी बड़ी जगह है, ठीक ठाक है। तो मैंने वहाँ पे नए आ गया, और 6 साल मैंने वहाँ पढ़ाया, 2000 से लेके 2006 तक। तो मैंने नई बस्ती में डॉक्टर चंदानी के सामने है, आजकल टाइम्स एकेडमी है, वहाँ पे पढ़ाया। लेकिन मेरे पास बच्चे बढ़ते जा रहे थे। मुझे ये बात महसूस होती थी कि यार ये जगह छोटी है, यहाँ पे बच्चे जो हैं अब बहुत सारे नहीं बैठ सकते, क्लासरूम छोटे थे।
फिर मैंने अपना घंटाघर के पास 2006 में शिफ्ट किया, जब मुझे एक करीब 2500 स्क्वायर फीट का मेन रोड में हॉल मिल गया। तो मैंने फिर वहाँ पे अपनी इंस्टीट्यूट को सेटअप किया। इंस्टीट्यूट वहाँ जब सेटअप करने के बाद मैंने प्रधानमंत्री रोजगार योजना से 1 लाख रुपए लोन लिया हुआ था, और उस लोन के थ्रू मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा से मिला था, और मैंने अपना धीरे धीरे चालू किया। और मेरा ये मानना था कि यदि हम अपने कार्य में मेहनत और ईमानदारी से करते हैं, केवल पैसे को ना ध्यान पे रख के अपन को ये ध्यान रखना होता है कि यार जो हम काम कर रहे हैं उसका फीडबैक क्या। यदि हमारा फीडबैक अच्छा होगा तो निश्चित तौर पे हम सफल होंगे। और दूसरी एक मेरी व्यक्तिगत विचारधारा है कि यदि आप अच्छे काम करोगे तो निश्चित तौर पे आपको क्या होगा, सफलता मिलेगी, और कहीं ना कहीं भगवान आपके साथ रहेगा। तो इसलिए मेरा तो कभी भी ग्राफ नीचे रिवर्स नहीं गया आज तक। 19 साल में मैं बढ़ता 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 ही रहा ग्राफ, मतलब कभी मेरे बच्चे कम नहीं हुए। और दूसरी चीज़, मैंने एक चीज़ बहुत ध्यान रखी कि जो भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं फुली सेटिस्फाई होने चाहिए। मैंने एजुकेशन को बहुत दिया। मुझे मालूम था अगर ये बच्चे जो है एक प्रकार से मेरी फैक्ट्री में पढ़ने वाले प्रोडक्ट हैं, अगर मेरी फैक्ट्री के प्रोडक्ट खराब होंगे, बाहर निकलेंगे, उनसे कुछ नहीं बनेगा, तो जाहिर बात पे लोग क्या बोलेंगे कि यार इनके यहाँ का काम अच्छा नहीं है और बंद हो जाए। तो मैंने हमेशा, मैं खुद टीचिंग आज भी करता हूँ, वो पहले भी करता था, और हमेशा अपडेशन बहुत आवश्यक होता है। पहले हम लोग कैसे पढ़ाते थे उसको बदल, पिछले 20 साल में हमने अपने एजुकेशन टेक्नोलॉजी को बिल्कुल बदल दिया। आज बिल्कुल हम लोग डिजिटल रूप में आ चुके हैं, नोट्स डिजिटल हैं, पढ़ाने का स्टाइल बदल गया, सारे नोट्स वीडियो बेस हो गए, एनिमेशन बनाते हैं, अपना वीडियो भी बनाते हैं, यूट्यूब के वीडियो भी बनाते हैं, और बच्चों को पढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चों से बने। और उसी का फ़ायदा था कि जब बच्चे पढ़ के निकलते हैं तो हमारी शहर में ब्रांड इमेज, कोई भी बोले तो बोलते हैं हाँ भाई विवेकानंद में अच्छी पढ़ाई होती है। बस यही मैं सुनना चाहता, तो यही हमारी सफलता का अधिकार है। क्योंकि मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस है कि जब कोई इंक्वायरी में मेरे पास आता है तो हम लोग बोलते हैं ये पिछले साल के 200 बच्चों की लिस्ट है, आप किसी को भी फोन लगे आप पूछ सकते हो रैंडमली कि भाई यहाँ एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं। तो मुझे विश्वास है में से एक भी नहीं बोलेगा कि यहाँ एडमिशन नहीं लेना। कितने फीस उनसे गलत ली नहीं, पढ़ाया अच्छा है, और होल लाइफ एडमिशन हमारा, जब आपको आना है दोबारा भी आओगे तो पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए बच्चों को सेटिस्फाई करना ही अपनी सफलता का उद्देश्य मैंने माना। यदि बच्चे खुश हैं तो निश्चित तौर पर हमारा इंस्टीट्यूट अच्छा चलेगा और एजुकेशन अच्छी होगी। चलिए राकेश जी, आपने अपने संघर्ष से सफलता की कहानी हमें बताई है, और निश्चित तौर पे जैसे कहा जाता है कि सफलता का भी शॉर्टकट नहीं होता है, तो आपने बताया कि शुरुआती दौर में आपका काफी सफलता संघर्षपूर्ण जीवन रहा। और दूसरी बात ये भी आपने अच्छी बताई कि हमको स्टूडेंट को अपडेट करना है, तो उससे हमको भी हमेशा अपडेट होते रहना चाहिए। तो चलिए, जैसा कि आपको जानकारी है कि आनंद विभाग का कार्यक्रम है कटनी आनंद क्लब का, और इसमें अधिकांश हम आनंद की बातें करते हैं। और जहाँ तक अभी तक हमने कहीं सुना तो कोई एक निश्चित परिभाषा आनंद की निकल के नहीं आई है, सबका अपना अलग अलग रहता है। तो आपसे जानना चाहते हैं कि आनंद के विषय में आपकी क्या अवधारणा है? सर, जहाँ तक मेरे को आनंद का जो अनुभव होता है, ठीक है ना, सबसे अच्छा तो मुझे लगता है दूसरों की हेल्प करके आनंद होती है। लेकिन मैं डायरेक्ट रूप से तो किसी समाज सेवा से नहीं जुड़ा हुआ हूँ कि मैं किसी समाज सेवी संगठन से जुड़ा हूँ, लेकिन मैं समाज सेवा 1999 से ही कर रहा हूँ। वो अपने अपने हिसाब और अपने अपने मापदंडों से करता हूँ। मैंने कभी उसका दिखावा नहीं किया कि मेरा ये किया, या मैंने उसको पब्लिश निकाल दिया, या मैंने ज्ञापन दे दिया। लेकिन मैंने हमेशा क्या किया है, लोगों को, जैसे मेरे यहाँ जो लोग पढ़ रहे हैं, पता चला कि यार इसके पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, इसकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, तो मैडम हमारी बताती हैं कि सर इसके यहाँ प्रॉब्लम हो गई, फीस नहीं जमा कर सकती है। तो हम लोग फिर उसको बोलते हैं, उसको बोले कि एप्लीकेशन लिख दे, इंस्टीट्यूशन माफ़ कर दे। तो मुझे इस तरह के जो काम रहते हैं उसमें ठीक लगता है, और मुझे अच्छा लगता है कि आप ठीक है हम इसको करते हैं तो ये हमको अच्छा लगता है। इसके अलावा भी यदि मुझे कहीं ऐसा लगता है कि मेरा ये पूरा प्रयास रहता है कि पैसे की वजह से कोई व्यक्ति एजुकेशन से छूट ना जाए, तो मैं थोड़ा सा नरम दिल भी हूँ, और लगभग सभी लोग जानते हैं
कि अगर उनके पास जाओ और थोड़ा रोगा दो कि पैसे नहीं है, तो वो बोल देते हैं कि ठीक है भाई, जैसा होगा वैसा कर लेंगे, तुम ना परेशान, तुम्हारा काम कर देंगे। उसमें कई लोग मुझे बेवकूफ़ भी बनाते थे। शुरुआती दौर में तो बहुत ज़्यादा बनाए, जब 2004, 5, 6 में महसूस किया कि वो लड़का मेरे यहाँ आया सर PGD से, मैं नहीं कर, मेरे पास फीस नहीं है। बोले हो गया, कितनी है? बोले 4,000। ठीक है, हम बोले चलो 4,000 रुपये तुम दे देना, करा दे। बाद में पता चलता है टेबाइट से MCA कर रहा है। बाद में मैंने किसी को PGD से कराया, बाद में पता चला वो तो BEd कर रहा है। तभी पता लगा कोई जेट केन से जाके 1,00,000 रुपए में कंप्यूटर हार्डवेयर डिप्लोमा कर रहा है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था, यार हमारे यहाँ तो पैसे नहीं दे पाता रहा, 10,000 नहीं दे सकता था, और वहाँ पे जाके वो 1,00,000 रुपए दे रहा है। तो इसके बाद थोड़ा मैं अपने को सॉफ्ट किया, लेकिन मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर आज भी है कि यदि कोई एजुकेशन मतलब है, तो पैसे की वजह से हम, मेरी कोशिश रहती है कि उसका प्रयास किया जाए। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि, और यही सब करने में मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, अंदर से मेरा इंटरेस्ट रहता है। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसकी हेल्प करता हूँ, और इसी में मेरे को सबसे ज़्यादा आनंद आता है, जो हमारा ये तरीका है। दूसरा, मेरी जो एक हॉबी है वो घूमने फिरने की ज़रूर है, तो थोड़ा बहुत वो है, वो एक जनरल हॉबी है, हर व्यक्ति की रहती है। खासकर मंदिर और टूरिस्ट प्लेस में जाना रहता है, और वहाँ पे थोड़ा सा इन्वायरमेंट मुझे महसूस होता है। चलिए, धन्यवाद। आपने बताया कि मुझे मदद करने में आनंद आता है, और ख़ास करके आनंद विभाग भी अपनी अवधारणा में यही बताता है कि हम जैसे लोग सीखते हैं आर्ट ऑफ लिविंग सीखते हैं, और आनंद विभाग आर्ट ऑफ गिविंग सिखाता है कि हम लोग क्या करते हैं। हमें हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं, लेकिन हम आनंद विभाग बताता है कि यदि आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है तो आप लोगों को मुस्कुराहट ही दे दीजिए। हाँ, वो भी एक देना हुआ। तो चलिए, आपसे भी समझ में आया कि आप में देना होगा काफ़ी। चलिए, मैं आपसे बोलना चाह, यदि आपको बोला जाए कि 1 सेकंड आप शांत रहें, और कोई एक ऐसा पल जो जीवन का आपका सबसे आनंदमयी पल हो, और हमसे करना चाहे कि वो पल याद करें, और संभवतः हम कौन पल था कि जीवन का सबसे आनंदमयी आपका पल? देखिए, मुझे जो कहना चाहिए अपने फील्ड से ही यदि सोचूं, तो सबसे अच्छा तो मुझे उस वक्त लगा जब मुझे लगता है कि व्यक्ति को सही समय पे सही डिसीजन लेना चाहिए। और मैंने जब जब लाइफ में 2-3 डिसीजन लिए, और उन डिसीजंस को जब वो सही हो गए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार मैंने सही डिसीजन सही समय पे लिया था, जिसका आज मेरे पास क्या है, रिजल्ट है। तो सबसे पहले तो जब मैं रहा 2006 में बहुत मुझे, जब मैं इंस्टीट्यूट चला रहा था, मेरा इंस्टीट्यूट छोटा था काफ़ी, और मुझे नई जगह मिल रही थी, लेकिन उसका एक्सपेंस वगैरह बहुत ज़्यादा था। लगभग मेरा वहाँ का जो एक्सपेंस था, उसमें किराया बहुत ज़्यादा था। मैं पहले 3,000 किराया दे रहा था, वहाँ पे 10-12 हज़ार रुपये किराया था, 10,000 रुपये के आसपास। तो मैंने फिर उस वक्त क्या किया, बहुत सोचा कि मैं कर पाऊँगा, लेकिन मुझे मालूम था कि यदि आप बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस में रिस्क लेना पड़ेगा। यदि आपको आगे बढ़ना है, यदि आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको निश्चित तौर पे रिस्क लेना ज़रूरी है। तो मैंने उसको शिफ्ट किया। वो मेरा एक बिज़नेस का बहुत टर्निंग पॉइंट था, और मुझे वहाँ पे बहुत मतलब उस चीज़ को आज मैं जब बाद में सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार मैंने सही डिसीजन लिया। अगर मैं नहीं ले पाता तो शायद मैं वहाँ से आगे नहीं निकल पाता, उस रेंज में मैं बाउंड रहता। जी, जी। तो जब जब मैंने टर्निंग पॉइंट लिए, वो था जी। जब बिज़नेस करना था एक्चुअल में। जब मेरा बिज़नेस की स्टार्टिंग हुई थी, तब पिताजी से मैंने अपने पैसे माँगे थे। तब भी वो भी मेरा एक बहुत टर्निंग पॉइंट था। लोग बोल रहे थे, अरे मेरे पिताजी भी बोल रहे थे, अरे नौकरी कर लो, क्यों परेशान हो रहे हो, कहीं नहीं कर लो, 5,000-7,000 की नौकरी कर लो तुम, तुमको मिल जाएगी, इतना अच्छा कंप्यूटर आता है, तुम ये सब मत करो। लेकिन उस वक्त भी फिर मैंने बोला नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने लिया है तो मैं चालू करूँगा अपना इंस्टीट्यूट, और मैं देखूँगा धीरे धीरे मुझे पक्का सफलता मिलेगी। तो वो एक दूसरा समय था जब मुझे एक बार बिजनेस लेने का सोचा मैंने, और आखिरी में मुझे लगा कि अब वाकई में क्या बोलना चाहिए कि मेरा वो डिसीजन सही थे। और सबसे अच्छी बात मुझे जब लगी, जब मेरे पिताजी बीमार हो गए, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उनको वो हो गया, एक बीमारी होती है पार्किंसंस करके, जिसमें आदमी चल नहीं पाता।
तब मैंने ये महसूस किया, उस दिन मुझे सबसे अच्छा हुआ कि यार मैंने ये बिजनेस करके अच्छा किया है। क्योंकि मेरे पिताजी चल नहीं पाते थे, तो जाहिर सी बात थी कि वो क्या करते थे, रिटायरमेंट के बाद कभी भी उनको कहना था लैट्रिन बाथरूम की प्रॉब्लम हो जाती थी। अब मैं थे, पता चला मेरे घर से फ़ोन आया कि पापा ने ख़राब कर लिया है पैंट उनको, तो मैं सुबह उठ के तो मैं नहला धुला के उनको आ जाता था, फिर पहले दोपहर में, तो फिर मैं दोबारा, अब चूंकि मैं बिजनेस में था, मेरे पास फ़ोन आया, मैं कहीं भी रहता था, कभी कलेक्ट्रेट में हूँ, कहीं कहीं हूँ, तुरंत गाड़ी उठा के घर चला जाता। तब मुझे इस बात का बहुत अच्छा लगा कि यार मैं सही बिजनेस कर रहा हूँ, कम से कम मैं अपने घर में जा तो रहा हूँ। मेरे पिताजी को नहलाता धुलाता था, फिर रेडी करता था, 1.5-2 घंटे का समय देता था और चला आता था। तो ये जो है समय मेरे लिए सबसे अच्छा था कि मुझे अपने पिताजी का सेवा करने का भी मौका मिला, और मैं इस बात से फ्री था। अगर मैं वही जॉब करता तो शायद मैं फिर एकदम से किसी से पूछ के, कोई भी व्यक्ति अलाउ नहीं करेगा पर डे आपको एक बार घर जाना हो, कब जाना रेंडमली आपको नहीं मालूम, जब आपके फोन आएगा तो जाएगा। और एक मैंने पढ़ी भी कहीं थी कि भाई यदि आप नौकरी करते हो तो आप भूखे तो नहीं रहोगे, आप अपना पेट भर सकते हो, मगर आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक बाउंडेशन होता है जॉब में जो रहता है। तो मुझे जो सही समय लगा, मुझे सबसे अच्छा यही लगा कि जब भाई मैं अपने पिताजी के साथ हूँ, पिताजी की जब भी चाहे सेवा कर सकता हूँ, जब भी वो मुझे जैसी महसूस होती है मैं तुरंत उनके पास पहुँच जाता हूँ। चलिए राकेश जी, आपने बताया कि कई बिंदुओं पर जब आपने निर्णय लिया है हाँ। तो आपके आनंदमय पल वो बहुत अच्छे। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जब आप निर्णय लेते हैं कुछ बिंदुओं पे, तो इस निर्णय लेने में कुछ लोग आपकी मदद करते हैं कि आप स्वयं वो निर्णय लिया करते थे? देखिए, मेरी एक आदत है कि जब मैं कोई भी काम करता हूँ तो बहुत लोगों से पूछता हूँ, है ना। जितने भी हमारे मित्र हैं मैं सबसे डिस्कशन करता हूँ। लोगों को कहना भी रहता है कि यार यदि आप कोई बात कर रहे हो तो आप सबको बता क्यों रहे हो, आप चुपचाप ये काम कर लो। लेकिन मैं सबको बताता जरूर हूँ कि यार मैं देखो ये करने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ। तो आखिरी में मेरा सिर्फ उद्देश्य ये रहता है कि यार सबकी सुन तो लो, कौन क्या सलाह दे रहा है, हो सकता है कोई मुझे बहुत अच्छी सलाह दे दे, फिर करना व्यक्ति को अपने मन से ही निर्णय लेना चाहिए कि उसे करना क्या। लेकिन एक बार हर व्यक्ति के अंदर, हम जब मैं आप 15 लोगों से पूछूंगा तो आप लोग कुछ तो सलाह दोगे, 15 में 2-3 लोग का तो जो निर्णय है या जो भी आंसर है वो मुझे शायद अच्छा लगेगा कि यार ये सही बोल रहे हैं, यार ऐसा सही है। जी जी। तो निर्णय तो सबसे मतलब सबसे पूछना चाहिए, फिर निर्णय लेकिन व्यक्ति को मेरा मानना है कि आपका स्वयं का होना चाहिए और आप अपना स्वयं डिसीजन लेंगे, ऐसा रहता है। जी राकेश जी, जैसा आपने बताया कि निर्णय स्वयं का होना चाहिए, तो राजानंद संस्थान की एक अवधारणा भी अल्पविराम के स्थान बैनर देख रहे हैं आपके पीछे भी लिखा हो। अल्पविराम में यही हम लोग बताते हैं कि आप स्वयं से जुड़िए और स्वयं से बात करिए। कुछ समस्याएं हैं तो समाधान भी, क्योंकि समस्या आपकी तो समाधान भी आपके पास होगा। वो बाहर समाधान नहीं मिलता है तो स्वयं चल रहा है, ये अल्पविराम की गतिविधि है, तो कभी ऐसा मौका मिले। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि इस मंच के माध्यम से आप श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आनंद के विषय? आनंद के विषय में तो मेरा यही कहना है कि हर व्यक्ति को वो कार्य करना चाहिए जिससे उससे खुद का आनंद मिले। यदि हम लोग जो भी कार्य करें, आपको जिसमें अंतरात्मा आपकी खुश हो, जहाँ से आप खुश हो, आपको जो भी लगे कि यार ये काम करने से मुझे आनंद मिल रहा है, तो वो आनंद करना चाहिए। जहाँ तक मैं स्टूडेंटों के बारे में बोलना चाहूँगा, तो मेरा जो 20 साल का अनुभव है, ठीक, वो ये है कि मैंने छात्रों को देखा है कि हिंदुस्तान में मतलब बहुत जगह है, जैसे बिहार है, यूपी है, वहाँ के कंपैरिजन में हमारे जो मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा सिंसियर मैंने महसूस नहीं करे हैं। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, यहाँ के लोग एक साथ बहुत सारी चीज़ें करते हैं। वो सुबह कंप्यूटर क्लास भी जा रहे हैं, फिर कॉलेज भी जाते हैं, इंग्लिश कोचिंग भी जाते हैं, और उसके बाद पता चला कंपटीशन भी जा रहे हैं। तो मेरा तो ये कहना रहता है कि भाई यदि आप लोग एक समय पे एक ही काम करना चाहिए, लेकिन उसे मन लगा के करना चाहिए। अगर आपने कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर ली है तो आप कोई दूसरी क्लास बिल्कुल ज्वाइन मत कीजिए, ठीक है। आप जब कंप्यूटर ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर लीजिए। और कम से कम, क्योंकि आपको सिर्फ आना जाना नहीं है, आपको हर चीज़ पे क्या करना होता है,
फोकस करना होता है। हर चीज़ पे आपको क्या करना चाहिए, उस पर मेहनत करनी है, उसका रिजल्ट चाहिए। यदि मैंने कंप्यूटर जाना है तो मुझे कंप्यूटर बनना चाहिए। अगर मैंने इंग्लिश क्लास ज्वाइन करी है तो मुझे बाद में इंग्लिश क्लास बननी चाहिए। मैंने कंपटीशन सबसे लास्ट में ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि होल लाइफ क्या होता है वो, जब तक आपकी जॉब नहीं लगती, जब तक आपको उस पर मेहनत करनी है। तो मेरा मतलब ये रहता है कि कंपटीशन जो है वो आखिरी में करना चाहिए। तो इस पैटर्न पे लोगों को करना चाहिए, लोगों को सिंसियर होना चाहिए, अपना जीके वगैरह देखना चाहिए, और जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनका भी इंटरव्यू वगैरह देख कैसे कितनी मेहनत से काम किया, तब जाके वो हो पाते हैं। मतलब आखिरी में यदि अपन 2 लाइन बोले तो यही है कि मंजिलें मिलें ये ज़रूरी नहीं है, मंजिलें हमें मिलें ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। तो ये जो है बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। क्या हम लोग को, अब मैं ज़्यादातर मैटर अपने स्टूडेंट और चूँकि एजुकेशन फील्ड से हूँ तो इसी से रिलेटेड ही बात करता हूँ, है ना। और मैं आनंद क्लब के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, यदि आपको लगता है कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसे कंप्यूटर एजुकेशन की आवश्यकता है, बीसीए या पीजीडीसीए कराना चाहते हैं, आपका रेफरेंस लेकर वो हमारे पास आ सकता है। आनंद क्लब को मैंने 1 सीट दे दी है, हर साल वो 1 सीट फ्री में करा सकते हैं। तो ये आप लोगों को देना है, उसका ना निःशुल्क रहेगा, रजिस्ट्रेशन से लेकर एग्ज़ाम फीस भी मैं जमा कर दूंगा, बर्थडे कि वो व्यक्ति नीडी हो, ठीक है। मतलब वो गरीब व्यक्ति होना चाहिए जो वाकई में पढ़ नहीं सकता लेकिन पढ़ने में होशियार है, क्योंकि आप लोग पब्लिक मंच पे हैं, आपको मालूम है, तो उसको लगता है आपको, तो आप मुझे रेफ़र कीजिए, मैं उससे बिल्कुल पढ़ा दूंगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा सहयोग आपके आनंद क्लब से हमेशा रहे। बहुत अच्छी बात। आपने इसकी जानकारी के लिए बताया है कि हमें कोई एक लक्ष्य बना के चलना चाहिए, और बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि एक साधो सब सदे, सब साधो सब जाए। तो वही बात आपने लोगों को बताया है, इस मंच पर बताया है। तो राकेश जी, हम ये बताना चाहेंगे कि आनंद टॉप के माध्यम से हमारा एक कार्यक्रम और चलता है, संगीत से ध्यान की ओर, जिसमें हमारे पास जो भी सदस्य आते हैं उनसे हम अंत में एक सुंदर सा गीत सुनते हैं और उससे समापन करते हैं। तो आप कौन सा गीत गाना चाहेंगे? कराटे में गाना चाहेंगे तो कराटे में गा देंगे, और ऐसी गाना चाहेंगे। असल में भाई मेरे पास इस समस्या ये है कि मैं सॉन्ग तो गा नहीं पाता हूँ, मुझे सॉन्ग का आदत नहीं है। ये जितने बैठे है ना, हैं उसी टाइप के लोग हाँ, लेकिन संगीत मेरी कमजोरी रही है। हम ये कह सकते हैं मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। हौसलों से, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बहुत तो चलिए राकेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से आग्रह पर, निवेदन पे आपने अपना जो अमूल्य समय दिया है, उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से, राजानंद संस्थान की ओर से और कटनी आनंद की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, इस आशा से कि जब भी हमकी आवश्यकता होगी आपकी, तो आप पुनः पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनिल जी, आप लोगों ने मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने बताया कि आपको जब भी मेरी ज़रूरत होगी या मेरा जिस तरह का कोई सहयोग चाहेंगे, मैं ज़रूर उपस्थित रहूँगा। आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद, आनंद तरफ से धन्यवाद।